हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आपको पता है कि यहाँ पर आप कर रहे हैं एचटेट लेवल 2 की प्रिपरेशन, जिनका सब्जेक्ट हिंदी रहा है। ठीक है, एचटेट लेवल 2 की बात करें यानी कि टीजीटी। और इसमें आपका क्या आता है, जिसका सब्जेक्ट हिंदी रहा है तो हिंदी में बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं वो आपके आते हैं। सिलेबस मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा हो तो आप उसको देख सकते हैं। आज हम जिस पेपर को सॉल्व करने वाले हैं वो पेपर है आपका एचटेट टीजीटी 2023, मतलब एचटेट लेवल 2 2023 में जो हुआ था उस पेपर का पूरा सोल्यूशन। ठीक है, जो 60 क्वेश्चंस आपके हिंदी सब्जेक्ट के आते हैं उन क्वेश्चंस की हम यहाँ पर बात करने हैं। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है कि 7 जून 1955 ईस्वी को गठित राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे। चलिए बताइए। और सभी के सभी एक बार सेशन को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि बाकी बच्चे भी हमारे साथ कनेक्ट हो सकें। और इसके अलावा आपको बता दें कि यहाँ पर आपको जो क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एचटेट लेवल 2 यानी टीजीटी के सभी पेपर्स एक साथ प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ठीक है, पर पेपर आपको जो है देखने को मिल रहा है कि किस तरीके के क्वेश्चंस का पैटर्न रह रहा है, तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है आने वाले एग्जाम में। यहाँ पर हम बात करें, पहला प्रश्न इस प्रकार है कि 7 जून 1955 ईस्वी को गठित राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे। 1955 को जो राजभाषा आयोग गठित किया गया था उसके अध्यक्ष कौन थे, यहाँ पर ये बताना है। सेठ गोविंदास, केशव चंद्र सेनल, श्री ब्रजवासी लाल या श्री बाल गंगाधर खे। बताइए कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। सबसे पहले यहाँ पर इस तरीके से प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि 7 जून 1955 ईस्वी को राजभाषा आयोग जिसके अध्यक्ष श्री बाल गंगाधर खे था, ये किस वर्ष गठित हुआ। तो आप याद रखेंगे 1955 ईस्वी को यह गठित हुआ था राजभाषा आयोग, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, श्री बाल गंगाधर खे ने की थी। कवि एवं तार सप्तक के संबंध में कौन सा युग्म असंगत है। कवि की बात की जाए और तार सप्तक की बात की जाए तो इनके संबंध में कौन सा युग्म जो है गलत है। नेमीचंद जैन तार सप्तक, धर्मवीर भारती दूसरा सप्तक, मदन बादशाहन तीसरा सप्तक, केदारनाथ सिंह चौथा सप्तक। कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट होगा, जल्दी से बताएंगे। कौन सा युग्म असंगत है। फटाफट से आप सभी आंसर करें और सेशन को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक है, सेशन को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर भी करें ताकि बाकी बच्चे भी हमारे साथ कनेक्ट हो सके। कम से कम इतना काम तो आप कर ही सकते हैं। ठीक है, जल्दी बताएं। कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, फटाफट से बताना है। ये किससे है, जल्दी से। देखो, तार सप्तक जरूर पढ़ के जाएं अगर आप तैयारी कर रहे हैं भाई एचटेट लेवल 2 की। ठीक है, तो ये आप सभी के लिए बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है, अगर आप एचटेट लेवल 2 की तैयारी कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, आपको तार सप्तक टॉपिक जरूर पढ़ना है। कितने हैं, कौन कौन से कवि किसमें रहे हैं। नेमिचंद जैन की बात की जाए तो तार सप्तक से संबंधित है, वो भी प्रथम तार सप्तक से, तो ये तो सही है। धर्मवीर भारती की बात की जाए दूसरा सप्तक, ये भी सही है। मदन बादशाहन की बात की जाए तीसरा सप्तक, ये भी सही है। लेकिन केदारनाथ सिंह चौथे सप्तक से नहीं, ये तीसरे सप्तक से संबंधित थे, तीसरा सप्तक से संबंधित थे। तो यहाँ पर गलत कौन सा हो गया, गलत हो गया आपका फोर्थ वाला ऑप्शन। और मैं आपको रोज बताती हूँ कि जो चीजें आपको समझ ना आ रही हो, ठीक है, यहाँ पर या आपको जहां पर दिक्कत आ रही हो जिन जिन पॉइंट्स पर, उनका आप स्क्रीनशॉट लीजिए और जाके फिर उनको सर्च कीजिए, उनको किताबों से देखिए, एक बार पढ़िए जरूर ताकि वो आपका तैयार हो जाए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट, गंगाधर खरे, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि 1955 ईस्वी को गठित राजभाषा आयोग के अध्यक्ष। ये दोनों क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट थे। यहाँ पर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौ करे भवन हंसे, देन कहे नट जाए। उपर्युक्त पद्यांश में अनुभव का कौन सा भेद प्रयुक्त हुआ है। एक तो इसमें आपसे रस भी पूछा जाता है कभी कभार कि आप बताओ कि इसमें किस रस की बात की गई है, कौन सा रस है, ये बताओ कौन सा रस है यहाँ पर, ये बताइए। फिलहाल यहाँ पर पूछा गया है आपसे कि पद्यांश में अनुभव का कौन सा भेद है, अनुभाव का, गलत टाइप हुआ है ये, यहाँ पर होना चाहिए अनुभाव का कौन सा भेद है। जल्दी से बताएं। जो अनुभाव है, रस के चार अंग होते हैं,
कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए रस के 4 अंग वो कौन कौन से हैं। अनुभाव की बात करते हैं तो अनुभाव 4 प्रकार के, कायिक अनुभाव, वाचिक अनुभाव, आहार्य और सात्विक। ये जो आपको इस पद्यांश में बात की जाए तो इस पद्यांश में कौन सा अनुभाव पता चल रहा है ये बताना है, जल्दी से बताएंगे। तो याद रखना ये वाचिक अनुभाव है। कौन सा अनुभाव है? ये वाचिक अनुभाव है, ये ध्यान रखना। और रस कौन सा है? रस की बात की जाए तो ये श्रृंगार रस का उदाहरण है। किसका? श्रृंगार रस का उदाहरण है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है। मैं सत्य कहता हूं सखे सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में स्तुत सदा मानो मुझे। यहां पर बताइए पद्यांश में कौन सा रस प्रयुक्त हुआ है, कौन सा रस प्रयुक्त हुआ है? ठीक है, कौन सा रस प्रयुक्त हुआ है ये बताओ। वीर रस, रौद्र रस, करुण रस, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हुआ? मैं सत्य कहता हूं सके सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में स्तुत सदा मानो मुझे, प्रस्तुत सदा मानो मुझे, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है? तो इसमें किस भाव का मतलब किस रस का आपको पता चल रहा है, कौन सा भाव जागृत हो रहा है, कौन सा भाव का पता चल रहा है? यहाँ पर उत्साह नामक स्थायी भाव यानी वीर रस आपका बिल्कुल सही है। इसके अगर हम बात करें वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह इसका स्थायी भाव है। रौद्र रस का क्रोध होता है, करुण रस का क्या होता है? करुण रस का शोक होता है। ठीक है। रस टॉपिक इंपॉर्टेंट है। वैसे व्याकरण के तो सभी टॉपिक आपको पहले से भी आते होंगे, व्याकरण आप पहली बार नहीं पढ़ रहे। व्याकरण आप कोई वनडे एग्जाम देते हैं तो भी आपको व्याकरण अच्छे से पता होता है, पढ़ा होता है। ठीक है। यहाँ पर करेक्ट आंसर सामासिक पदों की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? सामासिक पद मतलब दो पदों को मिलकर जो पद बनता है, दो पदों के संक्षिप्तीकरण से जो नया पद बनता है उसको हम कहते हैं सामासिक पद। ठीक है। अब आप मुझे बताइए इनमें से कौन सा ऐसा है जो सामासिक पद और उसका समास मैच नहीं कर रहा है? अनुरूप में अव्ययी भाव समास है, उचित अनुचित में द्वंद्व समास है, मंदाग्नि में तत्पुरुष समास है, ऋषिकेश में बहुब्रीहि समास है। आपको बताना है कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है, जल्दी से बताएं। कौन सा सुमेलित नहीं है? यहां पर देखो अनुरूप में अव्ययी भाव समास है तो ये तो सही है। अनुरूप में आ, अनु, यथा, प्रति, भर ये अगर प्रयुक्त होने हैं किसी शब्द में पहले तो क्या हो जाएगा? वो आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उचित अनुचित जहां पर शब्द और उसके विलोम की बात की जा रही है तो यानी वहां समास कौन सा हो जाएगा? द्वंद्व समास। ऐसा समास जहां पर दोनों पद प्रधान होते हैं तो यहां पर ये तो सही है। ऋषिकेश की बात की जाए बहुब्रीहि समास है, ये भी ठीक है। लेकिन अगर हम मंदाग्नि की बात करने हैं तो इसमें तत्पुरुष समास नहीं हो सकता। कौन सा समास होता है? कर्मधारय समास है। कौन सा है? कर्मधारय समास है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन आपका बी सही होगा। कमेंट सेक्शन में अपना आंसर जरूर दें, कोई बहुत बड़ी आफत नहीं आ जाएगी। ठीक है बेटा, तो फटाफट से आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर दें और क्लास को लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है। जैसे हमें फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं वैसे ही हमारी कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज भी तो हैं। अगर हम आपको क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उस क्लास को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। निम्न में से क्रियात्मक अनुसंधान का सोपान नहीं है। क्रियात्मक अनुसंधान का सोपान मतलब स्टेप कौन सा नहीं है? समस्या की पहचान करना, समस्या को परिभाषित करना एवं उसकी सीमाएं तय करना, समस्या के कारणों को विश्लेषित करना, क्रियात्मक अनुसंधान हेतु उपकल्पना का निर्माण नहीं करना। कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा? अच्छा, क्रियात्मक अनुसंधान की जब हम बात कर रहे हैं तो ये तो डेफिनेटली होगा कि हम समस्या की पहचान करेंगे, पहला ऑप्शन हो गया। दूसरा समस्या को परिभाषित करना और उसकी सीमाएं तय करना, हाँ जी हम समस्या को परिभाषित भी करेंगे और उसकी सीमाएं भी तय करेंगे। समस्या के कारणों को विश्लेषित करना, जी हाँ हम समस्या के कारणों का विश्लेषण भी करेंगे। लेकिन अगर हम बात करें चौथे वाले ऑप्शन की, क्रियात्मक अनुसंधान है तो उपकल्पना का निर्माण नहीं करना, उपकल्पना का निर्माण करना होता है। ठीक है। तो यहाँ पर क्रियात्मक अनुसंधान के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं था? फोर्थ वाला ऑप्शन सही नहीं था। और ये आपका कौन सा कर रहे हो आप? एचटेट टीजीटी 2023 का जो पेपर है ये आप वो सॉल्व कर रहे हो। ठीक है। नेक्स्ट देखो, जयशंकर प्रसाद के कृतित्व के संबंध में अनुचित विकल्प बताना है। इनकी प्रथम कहानी ग्राम शीर्षक से प्रकाशित हुई। इनकी आंसू रचना विरहानुभूति का उत्कृष्ट काव्य है। इनकी झरना रचना को आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने छायावाद की प्रयोगशाला का प्रथम आविष्कार माना है। डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार इनकी कामायनी रचना बड़ी विशद कल्पनाओं और मार्मिक उक्तियों से परिपूर्ण है। ग्राम आंसू झरना
ग्राम, आंसू, झरना, कामायनी, ये आपको पता है कि ये सभी किसकी रचनाएं है? ये सभी जयशंकर प्रसाद की रचनाएं है। किसकी रचना है? ये सभी जयशंकर प्रसाद की रचना है। लेकिन आपसे पूछा गया है कि इन कहानियों के जो शीर्षक है, इन कहानियों के बारे में जो दिया गया है स्टेटमेंट्स में, उनमें से कौन सा अनुचित है, गलत है, मतलब बताइए जल्दी कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। कमेंट सेक्शन को मतलब कमेंट सेक्शन में जो आप कमेंट जरूर करें, आप बताएं कि भाई कौन सा सही है, कौन सा गलत है। कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, जल्दी से बताएं। डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार कामायनी रचना कैसी है, बताइए, जल्दी से बताएंगे। फटाफट से। ये एक संश्लिष्ट काव्य विधान वाली रचना है। काव्य विधान रचना है, ये नहीं माना है, तो यहां पर ये स्टेटमेंट गलत है। कामायनी की रचना बड़ी विशद कल्पनाओं और मार्मिक उक्तियों से परिपूर्ण है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, हाँ बिल्कुल, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये ध्यान रखना। करेक्ट, बिल्कुल बिल्कुल। इन्होंने क्या माना है? इन्होंने ये माना है कि ये केवल पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि भाव, विचार और आधुनिक चेतना पर आधारित है, मिश्रण है उसका। तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर इनका ये बिल्कुल भी मानना नहीं था। निम्न में से कौन सा उद्देश्य लेखन कौशल का नहीं है? लिखने का जो कौशल है, आपको पता है हमारे 4 भाषाई कौशल होते हैं, LSR W। लिसन सबसे पहले सुनना, बोलना, फिर पढ़ना और फिर लिखना सबसे अंत में आता है। आपको बताना है कौन सा उद्देश्य लेखन कौशल का नहीं है, लिखने के कौशल का कौन सा उद्देश्य यानी पर्पस नहीं है, आपको ये बताना है, जल्दी से बताएं। छात्रों को लिपि, शब्द, मुहावरों का ज्ञान कराना, ठीक है। बालकों को सुंदर, स्पष्ट और सुडौल अक्षर लिखने में निपुण बनाना, बालकों को वाक्य रचना के नियमों से परिचित कराना, बच्चों को रुचि के अनुसार छोटे छोटे गीत सुनाना। आप बताइए, लेखन कौशल का नहीं है। अगर हम यहाँ पर बात करें बच्चों को रुचि के अनुसार छोटे छोटे गीत सुनाना, ये तो सुनना कौशल के लिए है, ये सुनना कौशल के लिए है, ठीक है, ना कि लेखन कौशल के लिए। ये बाकी सभी सही हैं, लेकिन ये आपका लेखन कौशल में नहीं आता, ये सुनने कौशल से संबंधित है। तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा? आप कहेंगे यहाँ पर आपका फोर्थ वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, भाषा सीखने, भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है, क्योंकि हम इसे इस क्रम में सीखते हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। ठीक है, ये इसका सीक्वेंस रहता है, ये ध्यान रखना। ये क्या है? बोलना और सुनना, ये क्या है? ये दोनों मौखिक हैं, ठीक है, और ये दोनों क्या है? लिखित है, लिखना और पढ़ना। ठीक है, निम्न वर्णों का उच्चारण स्थल के संबंध में असंगत युग्म बताना है। ये जो आपके वर्ण दे रखे हैं और इनका उच्चारण स्थान दे रखा है, सही मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, बताइए। असंगत युग्म आपको बताना है कौन सा, इनमें से कौन सा ऐसा है जो मैच नहीं कर रहा है। ई च य कंठ से है उ प म, ओष्ठ है त ल स, दंत से है री ट श मूर्धा। यहाँ पर आपको समझ में आओगा होगा, वर्णमाला मैंने कई बार आप लोगों को समझाई और पढ़ाई है। आपको बताया है मैंने कि अगर हम ऋण से ऋषि की बात करें, जब हम स्वर की बात करते हैं तो ऋण से ऋषि की बात करें तो ये मूर्धन्य होता है, टावर्ग मूर्धन्य होता है, और श से षटकोण भी क्या होता है? मूर्धन्य होता है। टावर्ग जो है वो दंत है, या रा ला, ला क्या है? दंत है, सा क्या है? ये भी दंत है। उ ओष्ठ है, पा ओष्ठ है और मा भी ओष्ठ है। लेकिन ई चया की बात करें तो ये कंठ नहीं होता, ये क्या होता है? ये तालव्य होता है, यानी तालु से उच्चारित होते हैं। इनके उच्चारण में तालु जो है हेल्प करता है, तालु से उच्चारित है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सभी का करेक्ट आंसर होना चाहिए था फर्स्ट वाला आंसर। कौन सा? फर्स्ट वाला ऑप्शन। डेफिनेटली ये बहुत से बच्चों का सही ही हुआ होगा, किसी का गलत नहीं हुआ होगा। वेरी गुड। आचार्य विश्वनाथ के मत में रस की विशेषता नहीं है। देखो, रस के संबंध में किसका कौन सा मत है, ये एक बार जरूर पढ़ें आप। ठीक है, रस के संबंध में कौन सा किसका मत है, किसने 10वां रस दिया, किसने 11वां रस दिया, किसने 9वां रस को मान्यता दी, ये तीन मतलब कुछ पॉइंट्स जो है रस के बारे में आप बिल्कुल पढ़ के जाएं। ठीक है, रस सतोंद्र सतोंद्रेक में है,
रस ब्रह्मानंद है, रस अखंड है, रस लोकोत्तर चमत्कार प्राण है? बताओ। आचार्य विश्वनाथ के मत से रस की विशेषता नहीं है। एक तो प्रश्न में ज्यादातर जो हम टीजीटी पीजीटी लेवल के क्वेश्चंस करते हैं उसमें असंगत पूछा जाएगा, उसमें नहीं वाले प्रश्न, ऐसे प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं। तो आप प्रश्न को हमेशा ढंग से पढ़ें, उसके बाद उत्तर देने का प्रयास करें। ठीक है, यहां पर बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो यहां पर यह ध्यान रखिएगा, आचार्य विश्वनाथ के मत में रस की विशेषता ये नहीं है, रस ब्रह्मानंद नहीं है। ये किसने माना है? रस को ब्रह्मानंद किसने माना है? बताओ, किस आचार्य ने रस को ब्रह्मानंद माना है? ये रस की विशेषता किसने मानी है? जल्दी से बताएंगे, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, कमेंट सेक्शन में अपना आंसर जरूर दें। फटाफट से बताएं। ओके, रस अखंड है, रस लोकोत्तर चमत्कार प्राण है, रस सत्व, रस ब्रह्मानंद है, ये किसने नहीं माना है? जल्दी से बताएं, किसने नहीं माना? देखो आपको यहाँ पर बता दिया गया है, मैंने हाईलाइट कर दिया तब भी आप नहीं बता रहे। एक्चुअली इन्होंने क्या माना है, आचार्य विश्वनाथ ने, इन्होंने रस को ब्रह्मानंद पूरा नहीं माना है, ब्रह्मानंद सहोदर है माना है। ब्रह्मानंद सहोदर है, मतलब पूर्ण ब्रह्मानंद नहीं है, ब्रह्मानंद के बराबर है। ठीक है, ब्रह्मानंद के समान माना है। तो यहाँ पर सेकेंड वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। प्रदत्त विकल्पों में से हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहासकार कौन है? जो 4 विकल्प दे रखे हैं उसमें हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहासकार कौन है, ये बताइए। हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहासकार कौन है, जल्दी से बताएंगे। देखो, गाडसा दत्तासी नहीं। हिंदी साहित्य के बारे में सबसे पहले अगर किसी ने लिखा है तो किसने लिखा है? इन्हीं ने लिखा है। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन नहीं। विश्वबंधु नहीं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल को हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहासकार माना गया है। हिंदी साहित्य के इतिहास को सबसे पहले गाडसा दत्तासी ने लिखा था। इनका ग्रंथ कौन सा है, किस भाषा में लिखा गया है, बताएं। एक श्रव्य सहायक सामग्री कौन सी नहीं है? आपको बताना है इनमें से कौन सी एक श्रव्य सहायक सामग्री नहीं है। अगर हम रेडियो की बात करें तो रेडियो श्रव्य सहायक सामग्री है, टेप रिकॉर्डर भी है, लिंगुआफोन भी है, लेकिन टेलीविजन क्या है? टेलीविजन दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री है। दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री मतलब इसमें ये ऑडियो विजिबल है, यानी सुनाई भी देगा दिखाई भी देगा, तो ये दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री है, सिर्फ श्रव्य सहायक सामग्री नहीं है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर सभी का, ये तो सरल सा प्रश्न था तो सभी को उत्तर सही देना था। नेक्स्ट देखिए, देवनागरी लिपि के संबंध में असत्य विकल्प को चुनना है। देवनागरी के संबंध में आपको असत्य विकल्प बताना है, कौन सा है? देवनागरी लिपि के उच्चारण एवं प्रयोग में समानता। इस लिपि का विकास सर्वप्रथम उत्तर भारत में हुआ। राजा जयभट्ट के शिलालेख में इस लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ है। आरंभ में इस लिपि के वर्षों पर शिरोरेखा नहीं लगाई जाती थी। देवनागरी लिपि के संबंध में असत्य विकल्प आपको बताना है कि कौन सा कथन जो है वो गलत है। बताइए कौन सा कथन गलत है। देवनागरी लिपि के उच्चारण एवं प्रयोग में समानता है, तो ये तो सत्य कथन है। आरंभ में इस लिपि के वर्षों पर वर्णों पर, ठीक है, लिपि के वर्णों पर शिरोरेखा मतलब ये नहीं लगाई जाती थी, ये जो लाइन लगी। राजा जयभट्ट के शिलालेख में, ये भी सही, शिलालेख में इस लिपि का प्रयोग हुआ है। लेकिन हम बात करें यहाँ पर सेकंड वाले ऑप्शन की, इस लिपि का विकास सर्वप्रथम उत्तर भारत में हुआ, नहीं, इस लिपि का विकास सर्वप्रथम दक्षिण भारत में हुआ था, ये ध्यान रखना। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल यहाँ पर जो आपका ऑप्शन करेक्ट है वो है आपका सेकेंड वाला ऑप्शन। जी हाँ, बिल्कुल सही है सभी का। सभी सेशन को लाइक और शेयर करें, ठीक है। डॉक्टर नगेंद्र के मत में रीति निरूपण का आरंभिक ग्रंथ कौन है? डॉक्टर नगेंद्र के मत के अनुसार बताना है आपको कि नीति निरूपण का आरंभिक ग्रंथ किसे माना गया है, जल्दी से बताएं। केशवदास कुछ कविप्रिय, सूरदास कृत कविप्रिया, सूरदास कृत साहित्य लहरी, कृपाराम कृत हित तरंगिणी और चिंतामणि कृत कवि विकल्प दूत। रत्न निरूपण का आरंभिक ग्रंथ कौन सा है? डॉक्टर नगेंद्र के मत के अनुसार बताना है, जल्दी से बताएं। तो कृपाराम कृत हित तरंगिणी नीति निरूपण का आरंभिक ग्रंथ माना है किसने? डॉक्टर नागेंद्र ने।
निम्न में से नरेंद्र देव समिति का संबंध किससे है? नरेंद्र देव समिति का संबंध बताना है आपको किससे है। अच्छा, 2023 का पेपर देख रहे होगे, 2021, 2022, 2019 का जो आपने पेपर देखा होगा, अब ये पेपर देख रहे हो, ये थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है ना। इसमें बढ़िया प्रश्न पूछे गए हैं, मतलब बहुत डीप में प्रश्न जाके पूछे गए हैं, ये ध्यान रखिएगा। बताइए, नरेंद्र देव समिति का संबंध किससे है, जल्दी से बताएंगे। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने में नहीं, विद्यालयी पाठ्यक्रम निर्धारण में नहीं, 8वीं अनुसूची में नवीन भाषाओं का नहीं, नागरी लिपि में सुधार सुझाव से संबंधित है नरेंद्र देव समिति। नागरी लिपि में सुधार सुझाव से संबंधित है नरेंद्र देव समिति। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। मौन पठन का उद्देश्य क्या होता है? छात्रों में दिखन एवं तर्क वितर्क शक्ति का विकास करना, छात्रों को तीव्र गति से पढ़ने का अभ्यास कराना, परिचित शब्दावली को सक्रिय रूप देना, उपर्युक्त सभी। मौन पठन का उद्देश्य आपको बताना है। अच्छा, मौन पठन जब आप करते हो, एक होता है जब आप बोल बोल के पढ़ते हो, एक होता है मौन चुप रह के पढ़ते हो, क्योंकि सरसरी नजर से जब आप पढ़ते हो। तो यहाँ पर मौन पठन का उद्देश्य क्या है? छात्रों में दिखन एवं तर्क वितर्क शक्ति का विकास करना, ये बिल्कुल सही है। छात्रों को तीव्र गति से पढ़ने का अभ्यास कराना, ये भी सही है। परिचित शब्दावली को सक्रिय रूप देना, ये भी सही है, यानी कि उपर्युक्त सभी सही है। उपर्युक्त सभी क्या है? सभी सही है। ये मौन पठन का उद्देश्य है। ये क्या है? ये मौन पठन का उद्देश्य है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। कौन सा कथन अनुचित है? ब्रजभाषा को कुछ विद्वानों ने अंतर्वेदी नाम से अभिहित किया है। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने कन्नौजी को ब्रजभाषा की एक उपबोली माना है। बुंदेली बोली को कोशली नाम से भी जाना जाता है। डॉक्टर उदय नारायण तिवारी अवधी तथा बघेली में नाम मात्र का अंतर स्वीकार करते हैं। पूछा गया है कि कौन सा कथन अनुचित है, मतलब कौन सी बात जो यहाँ पर लिखी गई है, कौन सा स्टेटमेंट जो है वो गलत है, कौन सा कथन जो है वो गलत है, ये बताना है। बताइए कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, कोशली किसे माना जाता है? बुंदेली को माना जाता है कोशली। बताइए, कोशली नाम से कौन सी बोली जानी जाती है, ये बताइए। कोशली नाम से कौन सी बोली जानी जाती है? जल्दी से बताएंगे। ब्रजभाषा को कुछ विद्वानों ने अंतर्वेदी नाम से अभिहित किया है, ये तो ठीक है। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने कन्नौजी को ब्रजभाषा की एक उपबोली माना है, हाँ सही है। डॉक्टर उदय नारायण तिवारी अवधी तथा बघेली में नाम मात्र का अंतर स्वीकार करते हैं, ये भी सही। लेकिन अगर हम थर्ड ऑप्शन की बात करें, बुंदेली बोली को कोशली नाम से भी जाना जाता है, नहीं जाना जाता है। कोशली जो है वो उड़िया की तरफ बोली जाती है, स्पेशली पश्चिमी उड़ीसा की तरफ जो बोली बोली जाती है वो उसको कोशली कहा जाता है। तो यहाँ पर थर्ड वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। भारतेंदु युगीन साहित्यकारों के संबंध में आपको बताना है अनुचित कथन कौन सा है, कौन सा कथन ऐसा है जो गलत है, वो बताइए। इस युग में सबसे समर्थ निबंधकार बालकृष्ण भट्ट थे। ठाकुर जगमोहित, ठीक है, ठाकुर जगमोहित इस युग के सर्वश्रेष्ठ प्रकृति प्रेमी साहित्यकार हैं। प्रताप नारायण मिश्र के संपादकत्व में हिंदी प्रदीप पत्र का प्रकाशन होता था। नवभक्त माला के रचयिता राधा चरण गोस्वामी थे। आपको टीजीटी 2023 में ये प्रश्न जो है बड़े मतलब अच्छे पूछे गए हैं। बताइए, साहित्यकारों के संबंध में गलत कथन बताना है भारतेंदु युगीन। जल्दी से बताएं कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। पहली बात तो हिंदी प्रदीप पत्र का प्रकाशन प्रताप नारायण मिश्र के संपादकत्व में होता था। जरा बताइए, हिंदी प्रदीप का संपादक किसके नेतृत्व में होता था? हिंदी प्रदीप के संपादक कौन रहे हैं? ब्राह्मण पत्रिका के प्रकाशक कौन है? बताइए, ब्राह्मण पत्रिका के प्रकाशक कौन है? ये बहुत बार बताया हुआ प्रश्न है। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक जो हैं वो प्रताप नारायण मिश्र रहे हैं। हिंदी प्रदीप के संपादक कौन है? बालकृष्ण भट्ट हैं। कौन है? बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, तो ये गलत हो गया। नादान दोस्त कहानी में केशव की बहन का नाम क्या है? बताइए, केशव की बहन का नाम आपसे पूछा गया है, क्या है?
अणिमा, अप्सरा, मीरा, श्यामा, नादान दोस्त कहानी में केशव की बहन का नाम क्या है? तो केशव की बहन का नाम श्यामा होता है। जब तक ये डीप में नहीं पढ़ेंगे तब तक ये ऐसे प्रश्न आपसे सॉल्व नहीं हो पाएंगे। 2023 का पेपर देख लो, पता चल जाएगा आपको। संघ की राजभाषा में हिंदी और लिपि देव ओहो संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 343, 44, 345, अनुच्छेद 210। कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट होगा? तो अनुच्छेद 343 में ये दिया गया है कि लिपि जो है वो देवनागरी और भाषा हिंदी होगी। 343 में ये वर्णित किया गया है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है। अच्छे पाठ्यक्रम की विशेषता क्या नहीं है? यहां पर हमेशा ध्यान दो। अच्छा, आप एक चीज देख रहे हैं, इसमें जो सब्जेक्ट से पेपर हिंदी पेडागोजी भी आई है, ठीक है। पाठ्यक्रम शिक्षण उद्देश्यों की पूर्ति करने वाला हो, पाठ्यक्रम में व्यक्तिक भिन्नता को ध्यान में न रखा गया हो, पाठ्यक्रम उस स्तर के छात्रों को ग्राह्य हो, पाठ्यक्रम सामाजिक एवं राष्ट्रीय चेतना जागृत करने में सक्षम हो। अच्छे पाठ्यक्रम की क्या विशेषता नहीं है वो बताना है, जल्दी से बताएंगे। देखो, पाठ्यक्रम शिक्षण उद्देश्यों की पूर्ति करने वाला हो तो ये तो अच्छे पाठ्यक्रम की विशेषता है। पाठ्यक्रम में व्यक्तिक भिन्नता को ध्यान में ना रखा गया, अच्छे पाठ्यक्रम में व्यक्तिक भिन्नता को ध्यान में रखा गया हो तो ये विशेषता नहीं है, ये अच्छे पाठ्यक्रम की विशेषता नहीं है। बाकी तो सभी है। पाठ्यक्रम उस स्तर के छात्रों को ग्राह्य हो, पाठ्यक्रम सामाजिक और राष्ट्रीय चेतना जागृत करने में सक्षम है, बाकी सभी सही है। सेकेंड वाला ऑप्शन जो है वो आपका गलत है, ठीक है। सेकेंड वाला ऑप्शन आपका गलत है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 351 में वर्णित है। 351 में क्या वर्णित किया गया है? देखो, किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक राजभाषा की बात की गई है या भाषा की बात की गई है, हमारे कौन से भाग में आ रहा है, कौन सी सूची अनुसूची संबंधित है भाषा से, तो ये सब कुछ बेसिक जानकारी है जो आपको पता होनी चाहिए। हिंदी भाषा का प्रसार तथा उसका विकास करना, वृद्धि करना होता है। उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों आदि की भाषा व्यवस्था, राजभाषा आयोग का गठन, राज्यों में प्रयुक्त होने वाली भाषा। अनुच्छेद 351 में क्या वर्णित है ये बताइए। अनुच्छेद अनुच्छेद 351 में वर्णित किया गया है हिंदी भाषा के प्रसार तथा उसका विकास करना और वृद्धि करना, ठीक है। हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करना, उसका विकास और वृद्धि करना, ये जो आपकी अनुच्छेद 351 है इससे संबंधित है। करेक्ट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। वह चिड़िया जो कविता में कवि ने चिड़िया की कौन सी विशेषता नहीं, वह चिड़िया जो कविता में कवि ने चिड़िया की कौन सी विशेषता नहीं बताई है, और आप जरूर पता करें कि ये कविता किसकी है। जल्दी से बताएं कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। वह अन्न से बहुत प्यार करती है, वह पुराने घरे मन में बेरोक गाती है, वह एकांत में उदास रहती है, वह साहसी है। तो यहाँ पे कविता में कवि ने चिड़िया की ये विशेषता नहीं बताई कि वह एकांत में उदास रहती है, ये विशेषता नहीं बताई है कवि ने, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है। मानुस हो तो वही रसखानी मानस हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गांव की ग्वारिन, जो पस हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेन मझारिन। यहाँ पर बताइए सवैया छंद का कौन सा भेद है? सवैया छंद के कई रूप होते हैं, तो इसमें कौन सा है? सवैया एक वर्णिक छंद है। मदिरा सवैया, मालती सवैया, सुमुखी सवैया, किरीट सवैया, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है? यहाँ पर ध्यान रखना, ये किरीट सवैया है। ये कौन सा? ये किरीट सवैया। ये सब सवैया कौन से होते हैं बताइए? सवैया वर्णिक छंद है, अर्ध सम्मात्रिक है, या आपका मात्रिक है, वर्णिक है, कौन सा है? मुक्त छंद है, कौन सा छंद है ये भी बताइए। छायावाद के संबंध में असत्य विकल्प को चुनना है। छायावादी यानी शुक्ल युग की बात की जा रही है, इसके संबंध में कौन सा कथन गलत है? छायावाद के शब्द के प्रथम प्रयोक्ता रूप नारायण पांडे हैं। छायावादी काव्य अपनी लाक्षणिकता, व्यंजनात्मकता एवं प्रकृति के चैतन्यीकरण के लिए प्रसिद्ध है। रामविलास शर्मा ने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को ओज, औदात्य एवं विद्रोह का कवि कहा है। सुमित्रानंदन पंत की प्रथम कविता गिरजे का घंटा शीर्षक से प्रकाशित हुई। छायावाद के संबंध में कौन सा कथन जो है वो सही नहीं दिया गया है ये बताना है, जल्दी से बताएंगे। कौन सा ऑप्शन सही नहीं दिया गया है ये बताइए। छायावाद शब्द के प्रथम प्रयोक्ता कौन है? जल्दी से बताएंगे, फटाफट से कमेंट सेक्शन में अपना आंसर दें। ये
कल वाले प्रश्न पत्र में पूछा गया था। मुकुटधर पांडे ने छायावाद शब्द का प्रयोग किया है, ठीक है, ना कि रूपनारायण ने किया है। तो यहाँ पर यही गलत हो गया, ये असंगत है, बाकी सभी सही है। छायावादी काव्य अपनी लाक्षणिकता, व्यंजनात्मकता एवं प्रकृति के चैतन्यकरण के लिए प्रसिद्ध है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को ओज, औदात्य एवं विद्रोह का कवि कहा है। सुमित्रानंद पंत की प्रथम कविता गिरजे का घंटा शीर्षक से प्रकाशित हुई। ये इंपॉर्टेंट है, तो ये पढ़ सकते हैं आप, ठीक है, ये इसको जरूर पढ़ लें स्टेटमेंट को। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाते हैं, आपको टॉपिक्स मिल जाते हैं कि किस किस टॉपिक पर आपको ध्यान देना है। शब्द प्रकृति की दृष्टि से कौन सा युग्म असंगत है? शब्द प्रकृति की दृष्टि से अगर हम बात करें तो कौन सा शब्द ऐसा है जो असंगत है, गलत है? छाया की बात की जाए तो यह तत्सम शब्द है, उलूक की बात की जाए तो तद्भव है, हमेशा विदेशित शब्द है, बीहड़ देशित शब्द है। जी हाँ, बीहड़ देशित शब्द ही होता है। बीहड़ कौन सा शब्द होता है? बिल्कुल बीहड़ देशित शब्द ही होता है, इसमें कोई दोहराए नहीं है, ये बिल्कुल सही है। अच्छा, यहां पर हम बात करें हमेशा, हमेशा विदेशित शब्द है, ठीक है, अरबी फारसी का है। छाया की बात की जाए तो ये तत्सम शब्द है, हाँ जी, हमेशा भी सही। उलूक कैसा है? उलूक तो तत्सम शब्द है। उलूक का क्या होता है? उल्लू तद्भव शब्द होता है, तो ये क्या है? ये गलत दे रखा है, ये गलत दे रखा है। मैथिली शरण गुप्त कृत साकेत के संबंध में अनुचित विकल्प चुनिए। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि भी कहा जाता है। साकेत रामचरितमानस के बाद दूसरा बड़ा महाकाव्य है, ऐसा है क्या? जल्दी से बताएंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार साकेत के नवम एवं दशम सर्ग उर्मिला के वियोग वर्णन में लिखे गए हैं। उर्मिला के वियोग वर्णन में लिखे गए हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह के मत के में गुप्त जी एक साधक कवि हैं, इनकी साधना की चरमोपलब्धि साकेत है। गुप्त जी को साकेत रचना लिखने की प्रेरणा हजारी प्रसाद द्विवेदी के लिए कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता से मिली है, ऐसा है क्या? बताना क्या है मैथिली शरण गुप्त के बारे में? गलत स्टेटमेंट इनमें से कौन सा है वो बताइए। गुप्त जी को साकेत रचना लिखने की प्रेरणा कहां से मिली है? साकेत रामचरितमानस के बाद दूसरा बड़ा महाकाव्य है, ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है, बिल्कुल। गुप्त जी को साकेत रचना लिखने की प्रेरणा कहां से मिली है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार साकेत के नवम एवं दशम सर्ग उर्मिला के वियोग वर्णन से संबंधित है। हाँ जी, ये बिल्कुल सही है। साकेत का जो नवम और दशम सर्ग है वो उर्मिला के वियोग से संबंधित है, ये सही है। डॉक्टर बच्चन सिंह के मत गुप्त जी एक साधक, इन्होंने बिल्कुल सही है, डॉक्टर बच्चन सिंह ने ये चीज बोली है मैथिली शरण गुप्त के बारे में। गुप्त जी को साकेत रचना लिखने की प्रेरणा यहां से मिली है, जल्दी से बताएंगे। गुप्त जी को साकेत रचना लिखने की प्रेरणा हजारी प्रसाद द्विवेदी नहीं, महावीर प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी के लिए कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता से मिली है, ठीक है, ना कि हजारी प्रसाद। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? फोर्थ ऑप्शन जो है वो गलत दे रखा है। ये गुप्त जी ने को साकेत रचना लिखने की प्रेरणा इन्होंने अपना गुरु माना था महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को, ये ध्यान रखना, और उन्हीं की एक कविता थी कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता, वहीं से इन्होंने लिखा है, उन्हीं की प्रेरणा से, ठीक है। किस विकल्प में संधि कार्य असंगत है? मनहा कामना, यशः भाव, शिरः मणि, अधः गति। बताना है कौन सा गलत लिखा है, बताओ। कौन सा गलत लिखा है ये बताओ। यशो भव का क्या संधि विच्छेद होगा? जल्दी बताइए। अधः गति का क्या संधि विच्छेद होता है? जल्दी से बताइए। संधि विच्छेद वाले तो गलत मत करा करो, क्योंकि इतनी तो हिंदी पढ़ ही चुके हो अभी तक। बताइए, इतनी तो पढ़ ही चुके हो गए हिंदी, इसमें भी दिक्कत हो रही है। जल्दी से बताइए। मनहादन कामना मनोकामना होगा, फटाफट से।
ये तो सरल सा है। मनोकामना का सही संधि विच्छेद क्या होगा? अधागति अधोगति ये सही है। शिरामण शिरोमण ये भी सही है। यशः धन भव यशो भव ये भी सही है। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें मनोकामना की तो ये संधि कार्य असंगत किसमें है, मतलब गलत किसमें दे रखा है, ये बताइए। जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन आपका गलत है। मनहा कामना का मनोकामना नहीं, आप इसको मन कामना भी तो लिख सकते थे। बताओ, मनहा कामना मनोकामना सही है तो सही है, इसमें गलत तो कुछ भी नहीं है। मनहा कामना मनोकामना में तो सही है चारों ही। शिराधन मणि शिरोमणि ये तो चारों ही सही है, इसमें कहीं पर मुझे तो कोई गलती नहीं दिख। प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज स्टडी पुस्तक के लेखक कौन है? प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज स्टडी, इसके लेखक बताना है आपको कि कौन इसके लेखक है। जल्दी से बताइए इसके लेखक कौन है। पिंसेट महोदय, एन की गेज, डॉक्टर पिशेल, हैराल्ड ई पॉमर। तो प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज स्टडी पुस्तक के लेखक जो हैं वो हैराल्ड ई पॉमर रहे। कौन रहे? हेराल्ड ई पॉमर रहे हैं। यहाँ पर करेक्ट आंसर फोर्थ हो जाएगा। रचना तथा रचनाकार के संबंध में असंगत युग्म चुनना है। युग धारा नागार्जुन, युग की गंगा केदारनाथ अग्रवाल, वाणी व्यथा त्रिलोचन शास्त्री, अजय खंडर रंगे राघव। रचनाकार के संबंध में असंगत युग्म छांटना है, आपको पता करना है कौन सा गलत है, बताइए। वाणी व्यथा के रचनाकार कौन है? युग धारा नागार्जुन ये पूछा हुआ है। युग की गंगा केदारनाथ अग्रवाल, अजय खंडर रांगे राघव। लेकिन वाणी व्यथा त्रिलोचन शास्त्री की रचना नहीं है। वाणी व्यथा किसकी रचना है, बताइए। वाणी व्यथा के रचनाकार कौन है, जल्दी से बताएंगे। वाणी व्यथा के रचनाकार कौन है? जी हाँ, शिवमंगल सिंह सुमन है। वाणी व्यथा के रचनाकार शिव मंगल सिंह सुमन है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुण तदतिशय हेतु वस्तु अलंकार। अलंकार के संबंध में उपयुक्त परिभाषा किस आचार्य की है? किस आचार्य ने अलंकार की ये परिभाषा दी है, आपको ये बताना है। आचार्य मम्मट, आचार्य भामा, आचार्य बामन, आचार्य दंडी। तो काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणा तदतिशय हे तत्व स्तुल अलंकार। हाँ, ये आचार्य वामन के द्वारा दी हुई परिभाषा है। किसके? आचार्य वामन के द्वारा दी गई परिभाषा है। नेक्स्ट देखो, यहां पर बताना है आपको कि लोकगीत अध्याय में लेखक ने भोजपुरी के किस लोकगीत का उल्लेख किया है। लोकगीत अध्याय में लेखक ने भोजपुरी के किस लोकगीत का उल्लेख किया है, जल्दी से बताएं। परदेशिया, विदेशिया, रसिया, जंगली। तो यहाँ पर लोकगीत अध्याय में लेखक ने भोजपुरी के विदेशिया लोकगीत का उल्लेख किया है। किस लोकगीत का? विदेशिया लोकगीत का। करेक्ट। विभिन्नताओं को दृष्टिगत रखते हुए शिक्षण कार्य करना चाहिए, ठीक है, कराना चाहिए। उक्त कथन किस सिद्धांत को परिभाषित करता है? विभिन्नताओं को दृष्टिगत रखते हुए हमें शिक्षण कराना चाहिए, ये कथन किस सिद्धांत को परिभाषित करता है? उद्देश्य एवं चयन विभाजन का सिद्धांत है ये, व्यक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत है, अभ्यास का सिद्धांत है, स्वाभाविकता का सिद्धांत है। कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है, जल्दी से बताएं। मतलब किसका सिद्धांत है ये? तो ये व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत है। किसका सिद्धांत है? ये व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत है। विभिन्नताओं को दृष्टिगत रखते हुए, तो ये क्या हो जाएगा? व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत होगा। ठीक है, कृत्य की दृष्टि से कौन सा विकल्प असंगत है? कृतिका ए कार्तिके, संस्कृति आयन संस्कृत्यायन, विदेह ई वैदेही, नोक ईला नोकीला। आपको बताना है प्रत्यय की दृष्टि से कौन सा युग्म ऐसा है जो गलत है, जो असंगत है, बताइए। जो असत्य है वो बताइए, फटाफट से बताएंगे। अगर हम यहाँ बात कर रहे हैं नोका ईला,
कृतिका ए कार्तिके, ठीक है। संस्कृत्यायन, संस्कृत्यायन, विदेह वैदेही, ये भी ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें नौका ईला नहीं होता है, नोक ईला, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये गलत है, ये गलत है, ठीक है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। फोर्थ वाला ऑप्शन जो है वो असत्य है। इस विकल्प के शब्द में एकाधिक उपसर्ग प्रयुक्त हुए हैं। कौन सा विकल्प ऐसा है जिसमें एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग किया गया है? उपसर्ग और प्रत्यय प्रायः शब्दांश होते हैं, मतलब उपसर्ग और प्रत्यय शब्दांश होते हैं। शब्दों के अंत में जो लगकर शब्द का रूप परिवर्तित करते हैं वो प्रत्यय, शब्दों के शुरुआत में लगकर जो शब्द का रूप परिवर्तित करते हैं उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। अब बताइए, आधिकारिक, आध्यात्मिक, अध्यारोपण, अध्यापन, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है? जिसमें एक से अधिक उपसर्ग का प्रयोग किया गया है वो बताइए। एक से अधिक उपसर्ग का प्रयोग किया है, यहां पर अधि उपसर्ग है, यहां पर आध्यात्मिक में अधिआत्म, अध्यापन में अधियापन। लेकिन हम अध्यारोपण की बात करें, अधि आरोपण, तो यहां पर क्या हो गया, एक ये उपसर्ग हो गया, एक ये उपसर्ग हो गया, तो यहां पर एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग हुआ है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? थर्ड वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। अनुचित विकल्प का चयन कीजिए। दोहा छंद के विषम चरणों में 13-13 मात्राएं होती हैं। अच्छा, हरिगीतिका छंद के प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती हैं, ये तो सही है। रोलार्थ सममात्रिक छंद है जिसमें प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। कवित्त छंद के प्रत्येक चरण में 31 तथा 16-18 वर्णों पर यति होता है, ये तो ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर बात करें पहले ऑप्शन की, तो दोहा छंद के विषम चरणों में कितनी मात्राएं हैं? 11-11 मात्राएं होती हैं या 13-13 मात्राएं होती हैं? जल्दी से बताओ कौन सा ऑप्शन आपका मतलब यहाँ पर सही है? अनुचित, गलत है, गलत विकल्प का चयन करना है। ध्यान से देखो, पता चलेगा। देखो, अगर ध्यान से देखो, दोहा छंद के विषम चरण में तो ये तो आपको पता है, पहले और तीसरे में कितनी 13-13 मात्राएं होती है, दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं होती है, और दोहे का उल्टा 16 होता है, तो ये तो सही है। हरिगीतिका छंद के प्रत्येक चरण में 26, ये गलत हो गया। हरिगीतिका में 28 होती है, गीतिका में 26 होती है। कितनी किसमें होती है? अगर गीतिका छंद लिखा होता तो गीतिका छंद में 26 मात्राएं होती हैं। ये क्या हो गया? गलत हो गया। रोला अर्थ, यहां पर लिखा है रोला अर्ध सम्मात्रिक छंद है, तो आप ध्यान रखना, रोला अर्ध सम्मात्रिक नहीं होता है, रोला क्या होता है? सममात्रिक छंद है, ठीक है, सममात्रिक छंद है। प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती, तो ये भी तो गलत लिखा है। तो यहां पर आपका सेकंड और थर्ड दोनों होगा, और एचटेट ने माना भी दोनों का था, दोनों को था, ये भी ध्यान रखना। बाकी ये सही लिखा है, दूसरा और तीसरा आपका गलत दे रखा है, ठीक है। काव्य गुण के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? काव्य गुण की बात करें तो कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है, कथन ऐसा है जो गलत है? आचार्य भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र ग्रंथ में काव्य गुणों की संख्या 10 मानी है। कौन सा कथन गलत है? काव्य गुणों की संख्या 10 मानी है। माधुर्य गुण में संयुक्ताक्षरों एवं लंबे सामासिक पदों की अभाव रहता है। ओज गुण में श्रृंगार, करुण और शांत रसों का क्रमशः आधिक्य रहता है। सरलता, सर्वजन सुलभता एवं सहजाग्रहता प्रसाद गुण की प्रमुख विशेषताएं हैं। आपको बताना है काव्य गुण के संबंध में कौन सा कथन जो है वो अनुचित है, वो गलत है, बताइए। ओज गुण में वीर रस का वर्णन होगा भाई, यहाँ पर आदित्य श्रृंगार करुण शांत का कर दिया, वीर रस का भी तो होना चाहिए था, यहाँ पर शांत नहीं आने का, तो ये तो सही है, लेकिन यहाँ पर ये वाला जो है वो गलत है। कौन सा है? ये वाला गलत है, तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। लटक लटक लटकुत चलत, डटत मुकुट की छा, चटक भयो नट मिल गयो, अटक भटक बट माहा। उपर्युक्त पद्यांश में कौन सा काव्य दोष है? यहाँ पर काव्य दोष की बात की जा रही है कि किस काव्य दोष की बात की गई है, यहाँ पर जल्दी से बताएं। श्रुति कटुत्व दोष, अप्रतीतत्व दोष, ग्राम्यत्व दोष, क्लिष्ट तत्व, ये तो नहीं है दोष, ठीक है, ये नहीं है। यहाँ पर श्रुति कटुत्व दोष है। कौन सा है? श्रुति कटुत्व दोष है।
अष्टछाप कवियों के संबंध में कौन सा कथन असंगत है? अष्टछाप कवियों में कुंभनदास कनिष्ठ कवि थे, नंददास कृत रास पंचाधाई रोला छंद रचित सर्वश्रेष्ठ रचना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूरदास को जीवनोत्सव का कवि नाम से पुकारा है, परमानंद दास ने बल्लवाचार्य से दीक्षा ग्रहण की थी। आपको इन चारों में बताना है अष्टछाप के बारे में कि अष्टछाप के बारे में कौन सा कथन ऐसा है जो सही से मैच नहीं कर रहा है, ये बताइए। कुंभनदास कनिष्ठ कवि थे, फटाफट से बताइए। अष्टछाप कवियों के बारे में कनिष्ठ कवि कौन थे? अष्टछाप में कनिष्ठ कवि कौन थे? जल्दी से बताएं। सबसे ज्येष्ठ थे, सबसे बड़े थे ये। कनिष्ठ कौन थे? नंददास। नंददास कनिष्ठ कवि थे और सबसे ज्येष्ठ कौन थे? कुंभनदास थे। तो ये पहले ही गलत है, पहले ही गलत है। अष्टछाप किसने मतलब अष्टछाप के प्रवर्तक कौन है? विठलनाथ है, जो बल्लवाचार्य के पुत्र है। ठीक है, उसमें अष्टछाप में इन्होंने 4 विठलनाथ के शिष्य थे और 4 बल्लवाचार्य के शिष्य थे। सूरदास जी किसके शिष्य थे? बल्लवाचार्य के थे। अलंकार के संबंध में असंगत युग्म चुनना है। अलंकार के बारे में आपको गलत युग्म पहचानना है कि कौन सा है। जल्दी से बताएं, अलंकार के संबंध में गलत युग्म कौन सा है? जल्दी से बताएंगे। निरक्ता संतन के शीतल करत नैन, रामचंद्र जू को मुखचंद्र सो लसुत है। उपमा अलंकार, समसा सी से सरे जैसे शब्दों का अगर वर्णन है तुलना करने के लिए तो ये क्या हो जाएगा? ये उपमा अलंकार हो जाएगा। सही है। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारागढ़ ताराहट और अंबर पनघट, इनका क्या किया गया? एक रूपता दिखाई गई है। जहां उपमेय और उपमान में कोई अंतर ना हो, दोनों को एक मान लिया जाए, वहां पर रूपक अलंकार होता है, तो ये सही है। अजरामरता अयोध्या नगरी किसे प्रिय नहीं लगती, यमक अलंकार है क्या? अजर अमरता अयोध्या नगरी किसे प्रिय नहीं लगती, इसमें यमक अलंकार का प्रयोग नहीं किया गया है। यमक अलंकार कहां पर होता है? जहां पर एक शब्द 2 या 2 से अधिक बार प्रयोग हो पर अर्थ अलग हो, तब होता है यमक अलंकार। तो यहाँ पर यमक अलंकार नहीं है, ये प्रश्न अलंकार है। लाखन ओट करो किन घूंघट, चंचल नैन छिपे न छिपायो, विभावना अलंकार, ये सही है। ठीक है। बीसल देव रासों में श्रृंगार की ही प्रधानता है। बीसल देव रासो किसके द्वारा कृत है? वीर रस का किंचित आभास मात्र है, उक्त कथन किस आलोचक का है? बताइए। किस आलोचक का है? जल्दी से बताएंगे। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है कथन। बीसल देव रासो, बीसल देव रासो किसके द्वारा रचित है? किसकी रचना है बीसल देव रासो और किस काल की है? ये आदिकाल की रचना है, रासो साहित्य के अंतर्गत आती है। इसके रचयिता कौन है, जरा बताओ। कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए। नेक्स्ट देखो, प्रदत्त कथनों में से कौन सा तुलसीदास के संबंध में असंगत है? रामस्वरूप चतुर्वेदी तुलसीदास ही राम साहित्य के सम्राट हैं। हजारी प्रसाद, रामस्वरूप चतुर्वेदी का यह स्टेटमेंट है कि तुलसीदास ही राम साहित्य के सम्राट हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार तुलसीदास समन्वयकारी थे, उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। डॉक्टर बच्चन सिंह, कबीर का भक्ति आंदोलन विद्रोह मूलक है तो गोस्वामी का प्रतिरोधात्मक। आचार्य रामचंद्र शुक्ल गोस्वामी के प्रादुर्भाव को हिंदी काव्य के क्षेत्र में एक चमत्कार समझना चाहिए, इन्होंने कहा है। तो ये सभी के स्टेटमेंट हैं, आप बताइए किसका स्टेटमेंट ऐसा है जो गलत है, मतलब गलत लिखा हुआ है, जो मैच नहीं कर रहा, वो बताना है आपको। जल्दी से बताएंगे। तुलसीदास के संबंध में असंगत कथन किसने लिखा है? जल्दी से बताइए, स्टेटमेंट वाले प्रश्न पूछे जाते हैं। तुलसीदास ही राम साहित्य के सम्राट हैं, ये किसका कथन है? जल्दी से बताइए। तो ये राम स्वरूप चतुर्वेदी का नहीं है, ये ध्यान रखना। किसी ने इनके बारे में ये चीज नहीं कही है कि राम साहित्य के सम्राट है, ऐसा नहीं कहा गया है। निम्न में से कौन सा कथन, मतलब इन्होंने नहीं कहा है, कौन सा कथन सत्य नहीं है? कबीर की रचनाओं का सबसे प्रामाणिक संकलन बीजक है,
गुरु नानक का नसीहतनामा ग्रंथ खड़ी बोली में रचित है। निर्गुण भक्त कवि होते हुए भी दादू दयाल ने ईश्वर के सगुण स्वरूप को मान्यता दी है। संत कवियों में रज्जोदास सर्वाधिक शिक्षित थे। आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो आपका सही नहीं है, जो सत्य नहीं है, वो बताइए, फटाफट से बताएंगे। संत कवियों में सर्वाधिक शिक्षित कवि कौन थे? कबीर की रचनाओं का सबसे प्रामाणिक संकलन बीजक है। जी हाँ, इनका एक ही ग्रंथ माना जाता है, बीजक माना जाता है, जिसको संकलन किया है किसने? धर्मदास ने। गुरु नानक का नसीहतनामा ग्रंथ खड़ी बोली में रचित है। जी हाँ, ये भी बिल्कुल सही। निर्गुण भक्ति कभी होते हुए भी दादू दयाल ने ईश्वर के सगुण स्वरूप को मान्यता दी, ये भी सही। लेकिन फोर्थ स्टेटमेंट सही नहीं है। संत कवियों में रज्जोदास सर्वाधिक शिक्षित थे, ऐसा नहीं है। ठीक है, कौन सबसे ज्यादा विद्वान था, ये बताओ। सबसे ज्यादा विद्वान जो है वो संत कवियों में सुंदरदास माने जाते हैं। ठीक है, सुंदरदास को माना जाता है। एक तिनका कविता किस कवि द्वारा रचित है? एक तिनका कविता किस कवि द्वारा रचित है, ये बताइए, जल्दी से बताइए। एक तिनका कविता किस कवि द्वारा रचित है, फटाफट से बताइए, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। एक तिनका कविता जो है वो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की कविता है। नेक्स्ट देखो, असंगत युग्म चुनना है। नाटककार और नाटक दे रखे उपेंद्र नाथ अश्क, धर्मवीर, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण, निर्मल वर्मा। कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पर ऐसा है जो असंगत युग्म चुनना है, मतलब जो सही से मैच नहीं कर रहा है, वो कौन सा है? जो सही से मैच नहीं कर पा है वो बताइए, कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है? निर्बल मनमा, आषाढ़ का एक दिन इनकी रचना नहीं है। किसकी रचना है जरा ये बताइए, आषाढ़ का एक दिन किसकी रचना है? बहुत बार पूछी हुई है ये, जल्दी से बताइए। आदिकाल के नामकरण के संबंध में असंगत विकल्प चुनिए। संधि चारण काल, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, बीजप्पल काल। तो यही गलत है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? महावीर प्रसाद द्विवेदी, यानी कि सेकेंड वाला ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, किस विकल्प के सभी शब्द वार्तनिक दृष्टि से शुद्ध हैं? गत्यावरोध, आशीर्वाद। ठीक है, आशीर्वाद गलत लिखा है। शूर्पणखा, ज्योत्सना, दवाइयां, दुरावस्था, मनोचिकित्सा, माँ वाली। तो यहाँ पर शूर्पणखा, ज्योत्सना ये सही है, बाकी सभी गलत है। ठीक है, बाकी सभी गलत है, ये आप देख लीजिएगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल। दवाइयां नहीं होता है, दुरावस्था होता है, दुरावस्था नहीं होता है। मनोचिकित्सा, तरुबर फल नहीं खात हैं, पियत न पान, कहीं न रहीम हित, संपत्ति सचई सजान। उपर्युक्त दोहे में रिक्त स्थानों में क्रमशः प्रयुक्त होने वाले शब्दों का, तरुबर फल नहीं खात हैं, सरबर पियत न पान, कहीं रहीम, क्या होगा यहाँ पर? जल्दी से बताइए, रिक्त स्थान में कभी कई बार सुना होगा ये दोहा, फटाफट से बताएंगे। कहीं रहीम पर काज हित, संपत्ति सचई सुजान। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आएगा। स्वर्ण श्रृंखला और लाल किरण में रेखांकित शब्द है। स्वर्ण श्रृंखला, स्वर्ण श्रृंखला, लाल किरण में रेखांकित। तो यहाँ पर ये गुणवाचक विशेषण है। ये कैसे विशेषण है? ये गुणवाचक बता रहे हैं। श्रृंखला कैसी है? स्वर्ण की है। किरण कैसी है? लाल है। तो ये गुणवाचक विशेषण है। रीतिकाल के संबंध में अनुचित विकल्प चुनना है। गलत विकल्प आपको बताना है रीतिकाल के संबंध में, जल्दी से बताएंगे कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के मत में चिंतामणि रीतकाल के प्रवर्तक हैं। जी हाँ। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने समूचे रीतिकालीन कवियों को 3 श्रेणियों में विभक्त किया है। जी हाँ, रीतिका, रीति सिद्ध, रीतिबद्ध। ठीक है, और आपका इस तरीके से इन्होंने 3 वो बताए हैं। मतिराम कृत ललित ललाम, ललित ललाम इनका है ही नहीं। मतिराम कृत ललित ललाम छंद शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जल्दी से बताएंगे। मतिराम कृत ललित ललाम, ललित ललाम किसका है? ललित ललाम किसकी रचना है? ललित ललाम मतिराम की ही रचना है। गलती कहां पर? ये छंद शास्त्र युक्त नहीं है, ये अलंकार। ठीक है, ये छंद शास्त्र से संबंधित नहीं है, ये अलंकार ग्रंथ है। ठीक है, ये कैसा ग्रंथ है? ये एक अलंकार ग्रंथ है, इसलिए गलत है। ये पूरा पढ़ना चाहिए इसीलिए।
चिड़िया की बच्ची कहानी में उद्धृत कथन भोली चिड़िया तुम कहाँ रहती हो, तुम मुझे नहीं जानती हो, किसका है? यहाँ पर बताओ, ये जो बोला गया है कथन, ये किसका है? ये माधव दास का है। किसका है? माधव दास का है। 2020 में भी इससे प्रश्न आया था, 2022 में भी आया था। अर्थ की दृष्टि से वाक्य वर्गीकरण में कौन सा युग्म असंगत है? भारत एक सुंदर देश है, आपका बोलना उचित नहीं है, हो सकता है वह आज शाम को आए, यहाँ बैठ जाओ और मेरी प्रतीक्षा करो। कौन सा ऐसा है जो गलत है, सही से मैच नहीं कर रहा, वो बताना है। हो सकता है वह आज शाम को आए, ये संकेतार्थक नहीं है। हो सकता है, ये क्या है? संदेहात्मक है। महाकवि जायसी कृत पद्मावत के संबंध में असत्य कथन। डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल पद्मावत हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य है। डॉक्टर नगेंद्र पद्मावत प्रेमाख्यान परंपरा का प्रवर्तम काव्य है। डॉक्टर बच्चन सिंह पद्मावत समूची हिंदी काव्य परंपरा का दुर्लभ रत्न है। डॉक्टर राम कुमार ने कहा है वर्ण विचार एवं वर्मा भाव व्यंजना की दृष्टि से पद्मावत एक वर्ण विचार और वर्ण भाव व्यंजना की दृष्टि से पद्मावत एक अत्यंत उच्च कोटि का काव्य है। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है गलत है, बताइए। डॉक्टर राम कुमार वर्ण विचार एवं वर्ण भाव व्यंजना की दृष्टि से पद्मावत एक अत्यंत उच्च कोटि का काव्य है, ये स्टेटमेंट गलत है, बाकी सभी स्टेटमेंट सही है। कहानीकार तथा कहानी के संबंध में असंगत युग्म चुनना है। कौन सा युग्म गलत है, मतलब कहानी और कहानीकार का सही जोड़ा कहां पर नहीं दे रखा है, ये बताइए। चंद्रधर शर्मा गुलेरी बुद्ध का कांटा, जैनेन्द्र कुमार नीलम देश की राजकन्या, विशंबर नाथ कौशिक रक्षाबंधन। लेकिन मिठाई वाला किसकी रचना है? ये करवाया भी है, ये आया हुआ है पेपर में। मिठाई वाला किसकी रचना है? इसीलिए पीवाईक्यूज लगाने चाहिए। कितने क्वेश्चंस जो है उससे मिलते जुलते पूछ ले जाते हैं दूसरे पेपर में। बताइए मिठाई वाला रचना किसकी है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। निम्न में से कौन सा विकल्प सत्य नहीं है? निम्बार्क संप्रदाय में निम्बार्काचार्य को सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है। राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक वल्लभाचार्य माने जाते हैं। कृष्ण काव्यधारा शुद्धाद्वैतवाद एवं पुष्टि मार्ग में से प्रभावित है। कृष्ण काव्य में मीराबाई संप्रदाय निरपेक्ष से परिगणित है। कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है? यहाँ पर अगर हम बात करें तो सेकेंड वाला ऑप्शन राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक वल्लभाचार्य को नहीं माना जाता है। ठीक है, वल्लभाचार्य को नहीं माना जाता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, किस विकल्प में मुहावरे का अर्थ सही नहीं? कान खड़े होना, सतर्क होना, अंधे के हाथ बटेर लगना, बिना प्रयास के कोई चीज पा लेना, डेढ़ चावल की खिचड़ी पकाना, किसी के वश में होना, कुएं में भाग पड़ना, सभी की बुद्धि भ्रष्ट होना। कौन सा यहाँ पर मुहावरा ऐसा है जो गलत दे रखा है? जल्दी से बताएं। डेढ़ चावल की खिचड़ी पकाना, किसी के वश में, ये गलत दे रखा है, ये गलत दे रखा है। इसका सही अर्थ क्या होता है जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में लिख के। प्रकाशन की दृष्टि से प्रेमचंद के निम्न उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? प्रकाशन की दृष्टि से हम बात करें तो प्रेमचंद के निम्न उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या होगा, फटाफट से बताएं। सबसे पहले सेवा सदन, फिर रंगभूमि, फिर कायाकल्प, फिर गबन। तो यहां पर पहला ऑप्शन ही आपका करेक्ट होगा। निम्न में से कौन सा विकल्प अनुचित है? सामीप्य कौशलम महात्म्य शब्द भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है। सर्वनाम विकारी पद है, वचन तथा कारक इसके विकारक हैं। वाक्य प्रयोग के आधार पर विशेषण के दो भेद हैं, उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण। द्विकर्मक क्रिया में प्रथम कर्म अप्राणीवाचक गलत पूछा गया है, तो द्विकर्मक क्रिया में प्रथम कर्म कैसा होता है? प्राणीवाचक, और द्वितीय कर्म अप्राणीवाचक होता है। तो ये उल्टा दे रखा है, इसलिए फोर्थ वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? फोर्थ वाला ऑप्शन आपका गलत है। जैसे राधा ने श्याम को पुस्तक दी, अब यहां पर पहला कर्म है श्याम, ये प्राणीवाचक है, और दूसरा है पुस्तक, ये अप्राणीवाचक है। ठीक है, हिमालय की बेटियां अध्याय में काका कालेलकर ने नदियों को किस नाम से पुकारा है, ये बताइए। तो लोकमाता नाम से पुकारा है। हिमालय की बेटियां अध्याय में काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता नाम से पुकारा है। नेक्स्ट एंड लास्ट है, संसार पुस्तक है अध्याय पत्र मूलतः किस संग्रह से लिया गया है, जल्दी से बताएं। तो ये लिया गया है पिता के पत्र
पुत्री के नाम, पिता के पत्र पुत्री के नाम, संसार पुस्तक है अध्याय, पत्र है ये मूलतः किस संग्रह से लिया गया है, तो पिता के पत्र पुत्री के नाम से लिया गया है। ये था आपका एस्टेट टीजीटी 2023 का पेपर, मतलब एस्टेट लेवल सेकंड का पेपर जिसका सब्जेक्ट हिंदी रहा है। हम मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय हिंद। सभी लोग सेशन को लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, ठीक है।